हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो है इम्यूनिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि हम ये जो विशेष बीमारी है कोरोना, इससे बच सकें। ना केवल कोरोना, किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, मजबूत इम्यूनिटी चाहिए। तो ये इम्यूनिटी है क्या? आज इसको हम समझेंगे बहुत आसानी से। तो आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको इम्यूनिटी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वहां से आपको लिंक मिले और आप डायरेक्टली चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले सभी लेक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या है? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसे हम मेजबान रक्षा या होस्ट डिफेंस के रूप में भी जानते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संक्रमणों को रोकना या उन्हें खत्म करना होता है। और जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो स्टडी है उसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इम्यूनिटी एक तो इनेट इम्यूनिटी होती है जिसे जन्मजात इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो बाद में अर्जित की जाती है वो। इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आती है इनेट इम्यूनिटी और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक कैसे होती है कि मतलब ये जनरल होती है, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं, सभी बीमारियों से रक्षा करने के लिए होती है। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा है इसे हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा या देसी प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह हमेशा हर स्वस्थ व्यक्ति में जन्मजात मौजूद होती है, सभी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, बाधा उसमें उत्पन्न करती है, और यह तेजी से उन रोगाणुओं को, बैक्टीरिया या वायरस को समाप्त करने के लिए तैयार रहती है। यह गैर विशिष्ट है, मतलब नॉन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं, लगभग सभी बीमारियों से, सभी प्रकार के रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूप से उन बाधाओं की या बैरियर्स की बनी होती है जिनका उद्देश्य हमारे शरीर से वायरस, बैक्टीरिया या प्रतिजीवी या अन्य जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, रोग कारक पार्टिकल्स हैं, उन्हें बाहर रखना है और शरीर में फैलने से रोकना और शरीर में ट्रांसफर होने की उनकी जो क्षमता है उसे खत्म करना है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो तुरंत काम करने में सक्षम है। ठीक है ना, जैसे ही बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, बैक्टीरिया वायरस, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत अटैक करती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के तीन मुख्य घटक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो शारीरिक रक्षा प्रणाली है जिसे हम फिजिकल डिफेंस बोलते हैं, एक रासायनिक रक्षा प्रणाली है केमिकल डिफेंस, और तीसरा सेलुलर रक्षा प्रणाली या सेलुलर डिफेंस। तो ये क्या है, हम इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है फिजिकल डिफेंस। फिजिकल डिफेंस में सबसे पहले आती है हमारी त्वचा या स्किन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो हमारी स्किन है वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती है, यहां से बैक्टीरिया, वायरस कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक शारीरिक बाधा के रूप में काम करता है, बट स्किन से थोड़ा सा कमजोर होता है, स्किन इससे ज्यादा मजबूत है। इसीलिए अगर मान लो स्किन पर कहीं घाव है या कट लगा हुआ है या इन्फेक्शन है स्किन का, तो ये जो डिफेंस है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वहां से बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके हाथ में या कहीं भी बॉडी पर कट है, घाव है, तो डायरेक्ट हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर संक्रमण होने का खतरा है। जैसे एग्जांपल,
जो कोरोना का कंटेनमेंट जोन है वहां पर जाने से बचना चाहिए, और यदि जाना जरूरी है तो पीपीई किट, ग्लव्स पहन कर जाना चाहिए, ताकि वो जो कटा हुआ भाग है, एक रास्ता बना हुआ है जहां से बैक्टीरिया या वायरस अंदर प्रवेश कर सकता है, वो कवर हो सके। ये जो स्किन है ये एक प्रकार के किले के रूप में, मजबूत किले के रूप में हमारी रक्षा करती है। दूसरा है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में हमारी बॉडी के ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन इन्वेडर्स, जो बाहर से आक्रमणकारी हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि त्वचा के अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स डेवलप होते हैं, साइटोकाइंस डेवलप होते हैं, वो हमारे डिफेंस में काम आते हैं। इसके अलावा जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, रोम के जो जड़ें हैं बालों की, वहां से सीबम सीक्रेट होता है। उसके अंदर भी एक जो फैटी एसिड्स होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो भी इन रोग कारक बैक्टीरिया या वायरस के लिए खतरनाक होते हैं, इनको मार सकते हैं, नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे केमिकल डिफेंस में आते हैं आंसू और लार में स्थित लाइसोजाइम। ये एक केमिकल एंजाइम है जो इनको वायरसेस वगैरह को मार सकता है, और जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो भी एक प्रकार का केमिकल डिफेंस है जो रोगजनक जीवाणुओं, विषाणुओं, इनको नष्ट करने में सक्षम है। तीसरे नंबर पर आती है सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस में शामिल होती हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे ब्लड में होती हैं। आपको पता है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका है। तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं वो सेलुलर डिफेंस के रूप में कार्य करती हैं। तो कौन कौन सी मुख्य सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हमारे सेलुलर डिफेंस के रूप में काम करती हैं? उसमें सबसे पहला नाम आता है फेगोसाइट्स का। फेगोसाइट का मतलब है खाने वाली कोशिकाएं। तो ये क्या करती हैं, ये खा जाती हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती हैं, ब्लड के अंदर, और जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है उसके ऊपर वो अटैक कर देती हैं और उसको खा जाती हैं। ठीक है, फिर है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी इसी प्रकार की कोशिकाएं हैं, एनगल्फ करने वाली, बट ये नॉर्मली काम करती है ब्लड कोश, जो वेसल्स हैं, आर्टरी वेन्स, उसे बाहर निकल के टिश्यू के अंदर, अगर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन आ रहा है, बैक्टीरिया वायरस कुछ आ रहे हैं, तो वहां से निकल कर उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये इसकी एक विशेष क्षमता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर घूम रहे वायरस या बैक्टीरिया पर भी अटैक कर सकती है वहां से निकल के। उसके बाद आती है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स नॉर्मली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, और वहां इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के द्वारा बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करती हैं, और अगर कहीं घाव वगैरह है तो उसको जल्दी से भरने का काम करती हैं। फिर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके जो साइटोप्लाज्म है वहां ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स बैक्टीरिया और वायरस के लिए हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया वायरस इनके संपर्क में आते हैं वो या तो मर जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं कि वो ग्रो नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं होते। इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, यानी इनमें भी ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये किसको अटैक करते हैं, परजीवी पैरासाइट्स को अटैक करते हैं। इयोसिनोफिल कई जहरीले जो केमिकल्स होते हैं उनको सीक्रेट करते हैं, जो उस पैरासाइट्स को नष्ट करते हैं और बैक्टीरियाज को भी मारने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल भी ग्रेनुलोसाइट हैं जो बहुकोशिकीय परजीवियों पर हमला करते हैं, और ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं मास्ट कोशिकाओं की तरह, और उनको जो परजीवी है उनको नष्ट करते हैं। अब नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो सीधे रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस पे हमला नहीं करती, बट उस सेल पर हमला करती है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया वायरस घुसा हुआ है, और उस पूरी सेल को ही नष्ट कर देती हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वायरस है उसको आगे फैलने का मौका ना मिले। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये जन्मजात सब में होती है,
जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि हम विशेष बीमारियों से बच सकें जैसे कोरोना से, तो वो ये इनेट टाइप की इम्यूनिटी है। ठीक है, और इस इनेट इम्यूनिटी को नापने का वैसे हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। बस हम ये मान के चल सकते हैं कि यदि एक जनरल हेल्थ किसी व्यक्ति की अच्छी है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो सकती है, होगी। और यदि वो पहले से बीमार है, कुछ बीमारियों ने उसको घेर रखा है, तो उसकी वो इनेट जो टाइप की इम्यूनिटी है वो कम हो रही है। और यदि वो व्यक्ति ऐसे एरियाज में जाएगा जहां इन्फेक्शन फैल रहा है जैसे कंटेनमेंट जोन, तो वो ज्यादा उसको खतरा है। ठीक है, तो आप अपनी इस इनेट वाले इम्यूनिटी को बढ़ाइए, जनरल हेल्थ मेंटेन कीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, वो एक पर्टिकुलर डिजीज के प्रति। ठीक है ना, जैसे हम लोग आजकल आप सुनते ही हैं कि वैक्सीन आ रहा है कोरोना के अगेंस्ट या और बीमारियों के विरुद्ध। तो वो जो वैक्सीन आएगा वो क्या करेगा, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देगा। ठीक है, तो जब तक ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है तब तक हम हमारी इनेट इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रख सकते हैं। चलो जानते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रतिजन प्रतिरक्षी यानी एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति में अधिग्रहित की जाती है। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है, एक विशेष बीमारी के प्रति होती है। ठीक है, तो अलग अलग बीमारियों के प्रति अलग अलग इम्यूनिटी होगी। जैसे टीबी के लिए अलग होगी, पोलियो के लिए अलग होगी, और जो कोरोना के लिए आएगी वो अलग होगी। ठीक है, तो जो टीबी वाली इम्यूनिटी यदि है तो वो कोरोना के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती, तो ये स्पेसिफिक होगी। जबकि जो इनेट थी वो सबके विरुद्ध लड़ सकती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहेगा। अब एंटीजन क्या होती हैं? एंटीजन स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिससे वो जो वायरस या जो बैक्टीरिया है वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो एंटीजन कहलाएगा। और एंटीबॉडी क्या है? ये भी स्पेशल प्रोटीन है जो उस एंटीजन के आने से उसको साथ लड़ने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। यदि एंटीबॉडी ज्यादा होंगे तो वो एंटीजन को हरा देंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, और एंटीजन ज्यादा होंगे तो वो बेचारे हमारे एंटीबॉडी को हरा देंगे, तो हम बीमार हो सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है। एक प्रकार से ये मान के चलो कि ये हमारी सेना है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखकर समझ सकते हैं कि ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। जैसे ही एंटीजन आया तो इसने व्हाइट ब्लड सेल ने इसको रिकॉग्नाइज किया और इसमें एंटी बॉडी बनाना प्रोड्यूस करना शुरू किया, और ये प्रोलिफरेट भी होती हैं क्योंकि इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो प्रोलिफरेट होंगी तेजी से और हर एक के ऊपर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी सब मिलके, और ये एंटीबॉडी कहाँ आ जाएंगे फिर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर। और वहां ये जितने भी एंटीजन घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की प्रयास करती हैं। तो अगर एंटीबॉडी ज्यादा होंगे तो वो इन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसे हम आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से क्लियर है, एक्टिव का मतलब जब हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक्टिव होके काम करे और हमें इम्यूनिटी प्रदान करे तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और ये एक्टिव इम्यूनिटी कब आती है? कि जब किसी एंटीजन के संपर्क में हमारी बॉडी आती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आ सकती है। एक तो नेचुरल रूप से, जैसे मान लो किसी को बीमारी हो गई, अभी जो करंट डिजीज है इसका एग्जांपल ले सकते हैं, किसी को कोरोना हो गया, कोविड-19 हो गया है उसको कोरोना के संपर्क में आने से, तो ये एक प्रकार का एंटीजन का काम किया इसने। तो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जब ये एंटीबॉडी की संख्या इन एंटीजन्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है तब हम रिकवर करने लग जाते हैं और वो एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर में रह जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि वैक्सीन आ जाए या जिन बीमारियों का हमारे पास वैक्सीन है वो वैक्सीन लगा दिया गया, जैसे टीबी का वैक्सीन लगा दिया टीबी से बचने के लिए, मीजल्स का वैक्सीन लगा दिया है एमआर का मीजल्स और रूबेला से बचने के लिए, तो ये वैक्सीन भी हमारे शरीर में रोग पैदा नहीं करेगा, बट उसमें कमजोर किए हुए एंटीजन हैं वो एंटीबॉडी बना देंगे, और ये एंटीबॉडी उस कमजोर एंटीजन के साथ भी लड़ने में सक्षम है, और जो नेचुरल खतरनाक वायरस आ जाएगा उसी बीमारी का उससे भी लड़ने में सक्षम होते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार ये जो इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे शरीर के द्वारा, ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है और ये इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो वैक्सीन के रूप में हमारे वैक्सीनेशन सिस्टम में काम आता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सिस्टम में याद रखना क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक्टिव इम्यूनिटी को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी लिम्फोसाइट से आती है, बी लिम्फोसाइट से, ठीक ना, जो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से बनती हैं और ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीजन में जो एंटीजन के संपर्क में आने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, आपने नाम सुना होगा, IgM, IgG, IgA, IgD और IgE। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है टी लिम्फोसाइट से। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और ये नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप करती हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करती हैं और रोगजनक बैक्टीरिया पे हमला करने के बजाय ये उस सेल को ही नष्ट कर देती हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन है वो आगे फैल नहीं पाएगा। इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहां पर आप देखिए, ये बोन मैरो है, यहां पर लिम्फोइड प्रिकर्सर्स होते हैं, तो बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होंगी और थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट हैं ये लिम्फ में आकर फिर आगे ब्लड में आ जाती हैं और जब हमला होता है एंटीजेंस का तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल्स का ही रिप्लिकेशन होता है और इनका मेन काम होता है एंटीजन को आइडेंटिफाई करना और उनको याद रखना। ठीक है, और ये हमारे शरीर में आगे नॉर्मली रेस्ट करती हैं, कहाँ कहाँ, कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जब तक किसी वायरस का हमला नहीं हुआ हो, तो इनका एक घर है, कौन सा, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। नॉर्मली ये वहां रहते हैं और जैसे ही हमला होता है तो ये एक्टिव हो जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा लिम्फ नोड हमारा स्प्लीन है, इसके अलावा कई लिम्फ नोड्स हैं और म्यूकस और जो क्यूटेनियस हमारी जो स्किन है उसके नीचे भी बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जहां पर ये लिम्फोसाइट्स रहती हैं नॉर्मली और जरूरत पड़ने पर फिर वो सर्कुलेट होती हैं। लिम्फ और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका एक कनेक्शन होता है उसके माध्यम से। अब हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। पैसिव क्यों है, क्योंकि इसे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता है, एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, बाहर से रेडीमेड लिए हुए एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डाले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति से एंटीबॉडी लेकर दूसरे व्यक्ति में उसे दिए जाते हैं जो पहले से ही संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा है, मतलब वो इम्यून हो चुका है। निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है वो तेजी से काम करता है। क्यों तेजी से काम करता है, क्योंकि उसको एंटीबॉडी बनाने नहीं पड़ रहे हैं, वो एंटीबॉडी ऑलरेडी बने हुए उसके शरीर में डाले हैं, तो डालते ही वो एक्टिव हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। बट ये शॉर्ट टर्म है, लंबे समय तक ये काम नहीं करेंगे क्योंकि नए तो बन नहीं रहे हैं, जो हैं वही लड़के या तो एंटीजन को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जो एग्जाम्पल है वो हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न है बेबी, उनमें उनका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो वहां पर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो मदर से आते हैं, मिल्क के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा, और वो बीमारियों से उस बच्चे की रक्षा करते हैं। तो ये एक प्रकार का पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल टाइप की। इसी प्रकार यदि क्लिनिकल स्टेज या हॉस्पिटल साइड में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, स्नेक बाइट या डॉग बाइट के केसेस हैं जहां पर तुरंत एंटीबॉडीज की आवश्यकता होती है, तो वहां किसी दूसरे डोनर से एंटीबॉडी लेकर या आर्टिफिशियली तैयार करके एंटी सीरम बना के उस व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रकार का आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। तो डायरेक्ट एंटीबॉडी बने हुए वो उस शरीर में डाल दिए
और वहाँ से वो काम करना शुरू कर देंगे। जैसे आजकल आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी इसी प्रकार काम करती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन हुआ है एक व्यक्ति को और उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गए। अब वो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ब्लड में घूम रहे हैं, तो उसकी प्लाज्मा लेकर एक दूसरे जो बीमार व्यक्ति है जिसमें एंटीजन स्ट्रॉन्ग है, एंटीबॉडी कम है, तो वहां पर वो एंटीबॉडी काम करेंगे और व्यक्ति को स्वस्थ करने में हेल्प करेंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी इस प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब एक शरीर से, चाहे वो मानव है या जानवर, कहीं से भी ले सकते हैं, उत्पादित एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने में मदद के लिए किसी दूसरे के शरीर में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक रेडीमेड इम्यूनिटी है जो हम किसी से लेते हैं। अब एक शब्द आता है हर्ड इम्यूनिटी या झुंड प्रतिरक्षा, मतलब एक ग्रुप इम्यूनिटी। तो ग्रुप इम्यूनिटी कब होती है? जब किसी एक कम्युनिटी या समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा या तो संक्रमित हो जाता है नेचुरली, या उनको वैक्सीन दे के हमने इम्यून कर दिया है। ठीक है, तो उस जो व्यक्तियों का जो समूह है उसमें जनरली इम्यूनिटी का जो बीमारी है उसका स्प्रेड कम होगा। चाहे कोई व्यक्ति, वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टीका नहीं लगा है, फिर भी वो उन बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि पूरे एरिया की जो इम्यूनिटी है, कम्युनिटी की इम्यूनिटी, वो इंक्रीज है। इसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हम नेचुरली डेवलप कर सकते हैं यदि बहुत सारे एरिया में संक्रमण हो गया हो, और वैक्सीन देकर भी हम ये इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वहां से भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप mynursingstudent.blogspot.com को विजिट करें, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आप जो सर्च ऑप्शन आएगा उसमें सर्च करें टॉपिक डालकर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मुझे फॉलो कर सकते हैं student@student_support ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी, और आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।